गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने पढ़ा है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस में मेजरमेंट के बारे में और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के बारे में। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो लेंथ होती है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर। लेकिन हम लेंथ को मेज़र कैसे करेंगे वो हम आज देखते हैं। तो जब हम लेंथ को मेज़र करते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस मतलब कुछ सावधानी हमें बरतनी पड़ती हैं। तो क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, हमें जब लेंथ को नापना होता है या मेज़र करना होता है तो हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे वो आज हम जानेंगे। तो जैसे कि अगर हमें एक पॉइंटर ए और एक पॉइंटर बी, तो इनके बीच में अगर दूरी है, जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है इनकी, अगर वो हमें मेज़र करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो हम उसके लिए इस्तेमाल क्या करेंगे, एक मेजरिंग स्केल का। जैसे हम रूलर या स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे। तो सबसे पहले प्रिकॉशंस ये है कि जो स्केल है, स्केल को हम एकदम अच्छी तरीके से ऑब्जेक्ट के, जो भी हमारा ये है, ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट मतलब ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक एकदम अच्छे से रखना है। मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक अच्छे से उसको प्लेस करना है। और द स्केल मस्ट बी प्लेस प्रॉपरली फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड। अगला प्रिकॉशन जो है हमारा वो है टू मेजर लेंथ बिटवीन ए एंड बी द स्केल मस्ट बी प्लेस बिटवीन ए एंड बी। अब इनको कैसे प्लेस करना है हमें, या तो ऐसे प्लेस करें या तो ऐसे प्लेस करा जाए। तो कैसे प्लेस करना होता है, एकदम उसके अलोंग, मतलब एकदम सीध में रखना होता है हमें स्केल। तो ये जो तरीका है ये है सही तरीका। लेकिन अगर आप ऐसे रख रहे हैं स्केल को तो ये तरीका क्या है, गलत है। तो आपको कैसे रखना है स्केल को, एकदम उसके अलोंग, मतलब एकदम सीधी रेखा में। तो ऐसे आपको स्केल रखना है। इसके बाद जब भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं तो जब भी हम स्केल में देखते हैं तो कहाँ से शुरू होता है, ज़ीरो से शुरू होता है। स्केल में हमेशा जो रीडिंग होती है वो कहाँ से शुरू होती है, ज़ीरो से। फिर आता है 1 2 3 और इनके बीच में जो पार्ट्स होते हैं वो किस में होता है, मिलीमीटर में। 1 मिलीमीटर होता है, फिर 2 मिलीमीटर, फिर 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, ऐसे करते करते 6 7 8 9 और 10 मिलीमीटर कितना हो जाता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमेशा हम कहाँ से शुरू करेंगे, ज़ीरो के। मतलब हम जो पॉइंट ए होगा वहाँ पर हम क्या रखेंगे, ज़ीरो को रखेंगे। और फिर हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो लेंथ कैसे नापेंगे, ज़ीरो से लेकर बी तक। ए से लेकर बी का कितनी दूरी हो रही है, 0 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब जब मैंने ए पे रखा था तो क्या था, 0 सेंटीमीटर, और जब मैंने बी पे रखा तो क्या आया, 7 सेंटीमीटर। तो इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 सेंटीमीटर, और फाइनल मतलब जो बाद में आ रहा है वो क्या आ रहा है, 7 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर माइनस 0 सेंटीमीटर, जो चीज़ की हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। अब कभी कभार ऐसा होता है, जैसे इसमें जो चौथा प्रिकॉशंस है वो ये है कि कभी कभार ये टूट जाता है, हमारा स्केल बीच से टूट जाता है। तब ऐसे तो है नहीं कि हम स्केल को फेंकेंगे, क्योंकि यह है कि क्योंकि प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक का जितना कम इस्तेमाल हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए हम स्केल को फेंकेंगे नहीं, उसके लिए हम दूसरे तरीके से इसको मेज़र करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो इनिशियल रीडिंग होगी तो हम ज़ीरो के अलावा किसी और चीज़ को इनिशियल रीडिंग मान लेंगे। जैसे कि अभी मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर को, तो हम क्या करेंगे, ए पे क्या रखेंगे, 2 को, जो स्केल का 2 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है उसको रखेंगे हम ए के बराबर। फिर हम मेज़र करेंगे तो ये क्या आ रहा है, तो इसी में अगर हम लिखेंगे
लेंथ ऑफ ए बी। तो क्या है इसमें फाइनल रीडिंग क्या आ रही है हमारी, अगर हम 2 से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 9 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फाइनल रीडिंग क्या 9 सेंटीमीटर। और इनिशियल रीडिंग हमने क्या ली थी, 2 सेंटीमीटर ली थी। तो हमने जो इनिशियल पॉइंट था हमारा वो हमने चेंज करके 0 के बदले क्या कर दिया 2 सेंटीमीटर। आंसर तो वही आएगा 7 सेंटीमीटर। तो अगर कभी हमारा स्केल टूटा हो तो हम इस तरीके से इसको मेज़र कर सकते हैं। हमें बस अपने जो इनिशियल रीडिंग है उसको चेंज करना है। पहले 0 रखते हैं वैसे तो हमेशा, जो हमारे प्रिकॉशंस था हमेशा 0 मार्क से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर गलती से ये टूट गया हो, यहाँ पर अगर ये टूटा हो, स्केल टूटा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी और जो रीडिंग है उसको हम इनिशियल रीडिंग मान सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ प्रिकॉशन जो हमें जब भी हमें लेंथ नापनी होती है, मेज़र करनी होती है स्केल की मदद से, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं। अब हम लेंथ जो नापते हैं वो हमेशा स्केल से तो नहीं नाप सकते, क्योंकि अगर मुझे अपनी कलाई नापनी है तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, एक मेजरिंग टेप इस्तेमाल करूँगा। तो ऐसे एक मेजरिंग टेप इस्तेमाल करके हम कैसे, जो कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो अगर मैं इसको देखूँगा तो अगर मेरी कलाई नापूंगा तो मेरी कितना हो जाएगा, लगभग आप देख रहे होंगे 6 इंच हो जाएगा। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई भी कर्व्ड ऑब्जेक्ट होता है जो हम स्केल से सीधे नहीं नाप सकते, क्योंकि स्केल मुड़ तो सकता नहीं है, अब स्केल को तो हम मोड़ नहीं सकते हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एक मेजरिंग टेप का। मेजरिंग टेप में क्या होता है, या तो इंचेस में होते हैं या तो सेंटीमीटर्स में होते हैं। तो यहाँ ये क्या है, 1 इंच हो गया, और ये कितना है, 1 सेंटीमीटर हो गया। तो हम मेजरिंग टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक लेंथ नापने के लिए। तो जो जनरली जो होता है मेजरिंग टेप, या तो इस तरीके के फॉर्म में होता है, या तो जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी इसके फॉर्म में होता है। अब ये है कि हम चाहे कितने भी प्रिकॉशंस फॉलो कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ एरर हो ही जाती है, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो उन कुछ गलतियां हैं जिनको हम सुधार सकते हैं, कुछ हैं जिनको हम नहीं सुधार सकते। तो सबसे पहले जो गलती होती है हमें जब भी हम मेज़र करते हैं लेंथ को, वो होती है जो स्केल की थिकनेस होती है। स्केल की जो मोटाई होती है, तो स्केल थोड़ा मोटा होता है। तो जब भी हम मेज़र करते हैं, तो अगर जैसा आप देख रहे होंगे इसमें दिखा रखा है, जब भी मेज़र कर रहे हैं, अगर हम सीधा उसके ऊपर, मतलब एकदम सीधी जो आँखें हों जहाँ पर इस पेंसिल का रबड़ है, एकदम अगर सीधे आप मेज़र करेंगे, एकदम ऊपर से देखेंगे, मतलब 0 के ठीक ऊपर, तो आपका क्या हो जाएगा, एकदम आप सही नाप पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा साइड से देख रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पर 0 यहाँ है, लेकिन आप देख कहाँ से रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, जहाँ पर इसका, या कि आप इधर से देख रहे हैं, मतलब या तो पॉइंट एम से देख रहे हैं या तो पॉइंट सी से देख रहे हैं। तो ये क्या करेगा, एक एरर देगा, एक गलती देगा आपको, क्योंकि इसकी जो मोटाई होती है तो एकदम सीध होनी चाहिए, आपको एकदम ऊपर से देखना चाहिए, 0 के ठीक ऊपर से देखना है जब भी मेज़र करना है लेंथ को। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एरर ड्यू टू थिकनेस ऑफ स्केल। जैसे वुडन स्केल होता है या ये प्लास्टिक का स्केल है, तो इनकी थोड़ी मोटाई होती है, ये थोड़े मोटे होते हैं, इसलिए ये एरर आ जाती है। तो जब भी हमें इनसे जब भी मेज़र करना होगा स्केल से, तो ठीक उसके ऊपर से नापना है, वरना इनके बीच में एक एरर आता है। और ये जो एरर होता है इसको हम कहते हैं पैरेलैक्स एरर। इसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में जानेंगे। और इसके बाद है एरर ड्यू टू रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ स्केल, जो मैंने आपको अभी बताया था पहले प्रिकॉशंस लेते समय, कि जैसे कि हम मेज़र कर रहे हैं, ए बी को मेज़र कर रहे हैं, अगर हम इसको इसके अलोंग, मतलब एकदम सीधी रेखा में अगर हम स्केल को रखेंगे, तो हमारा क्या है, एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रख दूंगा, थोड़ा तिरछा रखूँगा, टेढ़ा रख दूंगा, तो ये एरर देगा। अगर इसको मैं ऐसे भी रख रहा हूँ,
तो लाइन को अब यहाँ तो लाइन दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही, तो मतलब ये भी गलत देगा। तो अभी कितना देगा, ये ए है, और यहाँ पर क्या दे रहा है 6.8 दे रहा है, जबकि हमारा एक्चुअली क्या था 7 सेंटीमीटर लेंथ थी। तो इसके एरर हो सकते हैं। अब हर जगह हम स्केल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मीटर स्केल का इस्तेमाल हर जगह तो कर नहीं सकते हैं, तो इसकी कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे कि एक धागा है, अब ये कितना मोटा है, अगर मुझे नापना होगा मीटर स्केल से, तो क्या मैं नाप नाप पाऊँगा? नहीं नाप पाऊँगा, क्योंकि जो मीटर स्केल है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके पार्ट्स होते हैं कुछ, बीच में इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ पर 10 पार्ट्स में डिवाइड है। तो एक पार्ट क्या होता है 1 मिलीमीटर के बराबर, तो 1 मिलीमीटर और से छोटा तो ये मेज़र ही नहीं कर सकता। इसलिए ये जो मैंने अभी आपको धागा दिखाया, उसको उसकी जो चौड़ाई है उसको नाप नहीं पाएगा, जो ठीक है। और ये है कि ये मुड़ भी नहीं सकता है। अगर जैसे कि मुझे अगर एक कर्व लाइन है, ठीक है, अगर ए बी है, अब कर्व लाइन है, अब मुझे इसका डिस्टेंस नापना है, इसकी लेंथ नापनी है, तो मैं मीटर स्केल का तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें डिस्टेंस नापना होगा, तो जिस रास्ते में हम जा रहे हैं उसी रास्ते में हमें मेज़र करना होता है। हम सीधी रेखा नहीं नापेंगे इसमें। यहाँ तो सीधी रेखा थी ए बी, लेकिन यहाँ पर ए बी क्या है, एक कर्व लाइन है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, मीटर स्केल्स की ये कुछ लिमिटेशन है। जैसे कि एक कर्व लाइन को नहीं नाप सकता, एकदम छोटी चीज़ों को नहीं नाप सकता, तो इसकी लिमिटेशन है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर हम मीटर स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम इस कर्व लाइन को कैसे मेज़र करेंगे? तो इसको मेज़र करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक थ्रेड का। तो हम क्या करते हैं, जो थ्रेड का एक कोना होता है, उसको हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट में रख लेते हैं, जैसे ए में रख दिया। फिर हम क्या करते हैं, इसको उस लाइन के ऊपर, जो हमारी थ्रेड होती है, उसको उस लाइन के ऊपर रख के लाते हैं। जहाँ आप देख रहे होंगे, एकदम उस लाइन के ऊपर। इसको ज़्यादा खींचते भी नहीं, एकदम ढीला भी नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते हम उस लाइन में चलते जाएंगे और थ्रेड की मदद से, और एकदम आखिरी पॉइंट में पहुंचेंगे बी तक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें एक मार्क बना देंगे, पेंसिल से एक मार्क बना देंगे। ये एक मार्क बन गया, इसमें एक मार्क बन गया है। फिर हम क्या करेंगे, एक स्केल में जो उसका कोना था पहला, उसको हम स्केल के एक, जहाँ पर 0 सेंटीमीटर है, वहाँ रखेंगे, और फिर जहाँ हमने मार्क बनाया था पेंसिल या पेन की मदद से इसको खींचेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 6 पॉइंट। जब मेज़र करेंगे तो ये आ रहा है कहाँ पर 6.9 में। जैसा आप देख रहे होंगे 7 से जस्ट पीछे है, जो पेंसिल से मार्क बना है 7 के जस्ट पीछे है। तो आपको स्केल में रख के ऐसे नापते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा 6.9 सेंटीमीटर। तो हम एक थ्रेड की मदद से जो भी कर्व लाइन होगी उसका क्या कर सकते हैं, हम एक उसकी लेंथ हम नाप सकते हैं। तो पहले क्या करना है, ए से बी में जब हम जाएंगे तो हम थ्रेड की मदद से थ्रेड को उसके ऊपर रखना है और चलते जाना है। उसके बाद उस थ्रेड को हमें कहाँ रखना है, एक स्केल के ऊपर रखना है और उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। और जहाँ तक हम बी तक पहुँचे थे, 0 क्या हो जाएगा ए, और बी क्या हो जाएगा जो हमारा आखिरी पॉइंट है। फिर हमें क्या करना है, रीडिंग देखनी है स्केल में कि क्या है, और वो हमें लिख देनी है। तो ऐसे आप लेंथ नाप सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हम इंट्रोडक्शन टू मोशन। अब मोशन क्या है, अब जैसे आप एक पॉइंट से बी पॉइंट में हैं, अगर आप सिर्फ यहीं रुके हुए हैं, जैसे पेंसिल यहीं पर है अभी,
अभी ये हिल नहीं रही है, जैसे आप देख रहे हैं हिल नहीं रही, लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये नीचे चली गई। तो ये क्या हुई, एक इसका जो पोजीशन थी वो क्या हुई, चेंज हुई। तो इसको क्या कहते हैं, मोशन। ये होता है हमारा मोशन। तो मोशन तो हर जगह है, जब हम क्लास में चलते हैं या मार्केट में जा रहे हैं तो वो भी हमारा मोशन है। जो चिड़ियाएँ उड़ती हैं, हवा बहती है, हवा चलती है, जब तूफान आता है तो जो पेड़ हैं वो भी हिलते हैं। नदियाँ नदियाँ भी फ्लो हो रही हैं, रिवर्स फ्लो हो रही हैं। और हमारा जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो भी तो चक्कर लगा रही है ना सूरज के, तो वो भी एक मोशन है। तो ये सब चीज़ क्या होती है, मोशन के एग्जाम्पल हैं। अब आगे आते हैं हम रेस्ट एंड मोशन। अब रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। वैसे तो आप रेस्ट समझ गए होंगे क्या है, कि कोई भी चीज़ एक जगह पे ही है तो वो क्या हो जाएगी हमारी। लेकिन हम सिर्फ ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि रेस्ट ये है। अब हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम कैसे बोलेंगे कि रेस्ट क्या होता है। तो मोशन है और क्या है, मोशन एंड रेस्ट, ये दो टर्म्स होती हैं साइंस में। तो हम देखेंगे तो रेस्ट क्या हुआ। अगर कोई भी चीज़ एक जगह पे है, जैसे पेंसिल है, अब ये पेंसिल यहीं है, टिकी हुई है, मतलब इसको समय के साथ और जगह के साथ इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, तो क्या है, रेस्ट में है। When the position of a body with respect to its surrounding does not change with time, the body is said to be at rest. तो वही इसका मतलब है कि अगर इसका अपनी जो सराउंडिंग्स हैं तो इसके आसपास मैं एक स्केल रख देता हूँ, तब स्केल के रिस्पेक्ट में क्या ये हिल रही है, नहीं हिल रही है। अभी मेरा हाथ है, मेरे हाथ के रिस्पेक्ट में भी ये हिल नहीं रही है, उंगलियों के रिस्पेक्ट में भी नहीं हिल रही है, तो ये क्या है, रेस्ट में है। लेकिन तो ये क्या हो गया, हमारा रेस्ट हो गया, मतलब इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट में आ रही है, चल रही है ऐसे, जैसे पेंसिल यहाँ थी अभी जाके नीचे आ गई, तो ये क्या थी, मोशन में है। When the position of a body with respect to its surrounding changes with time, the body is said to be in motion. जैसे कि आपने देखा ये स्केल था, अब स्केल के रिस्पेक्ट में तो इसकी पोजीशन चेंज होगी। पहले पेंसिल इधर थी लेकिन अब पेंसिल स्केल के एकदम पास आ गई, तो ये क्या होगा, हमारा मोशन है। अब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अब रिलेटिव टर्म्स क्यों कह रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा जब आप बस में ट्रैवल करते हैं, जैसे आप बस में हैं, ठीक है, तो आप बस में हैं तो जहाँ पर आप जैसे बैठे हैं, आप साथ में कोई और भी बैठा है, तो जब बस चल रही है और एक आदमी क्या है, बाहर है, एक इंसान बाहर है, तो जब ये इंसान, मान लो ये इंसान क्या है, ए है, और ये इंसान क्या है, बी है, और ये इंसान क्या है, सी है, तो जब ए इंसान के लिए बी तो हिल नहीं रहा है, और आप जहाँ बैठे हैं आपके लिए भी वो इंसान नहीं हिल रहा है। लेकिन जब बस चल रही है तो जो बाहर से देखता है उसके लिए तो बस चल रही है ना, तो इसके लिए तो ये क्या हो गया, बस आप क्या हो, बी क्या है, मोशन में है, बी इज इन मोशन। लेकिन ए के लिए क्या है, बी क्या है, इज इन रेस्ट, क्योंकि उसके हिसाब की वो भी तो उसी स्पीड से जा रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह, तो ये क्या हो गया, उसके लिए रेस्ट में है। लेकिन उसके लिए क्या है, बी के सी के लिए क्या है, बी क्या है, मोशन में है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव इसलिए कहा जाता है कि वो निर्भर करता है कि सामने वाला कैसे है। अब यहाँ पर आप तो खड़े थे, एक इंसान तो खड़ा था, लेकिन बस तो जा रही थी, तो इसलिए क्या हुआ, आप भी उसके बस के साथ जा रहे हैं, इसलिए आप उसको मोशन में लगे। लेकिन जब दोनों इंसान उसी बस में बैठे हैं तो दोनों की स्पीड सेम होगी, क्योंकि बस की स्पीड से ही जा रहे हैं, तो दोनों ना हिल रहे हैं, दोनों बैठे हुए हैं, तो दोनों के लिए एक दूसरे क्या है, रेस्ट में है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव। अब ये नहीं कि मैं पेंसिल यहाँ रख दी है, अब मेरे लिए तो ये रेस्ट में है, लेकिन पृथ्वी तो घूम रही है। और कोई इंसान अगर चांद में जाके पृथ्वी को देखता है और इंसान यहाँ पर खड़ा है, जैसे पेंसिल खड़ी है,
जैसे हमारा क्या है, हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, मून है। अब यहाँ पर तो एक इंसान खड़ा है और यहाँ पर सपोज एक इंसान यहाँ भी खड़ा है, यहाँ भी स्टैंड कर रहा है, यहाँ भी स्टैंड है। तो इस इंसान के लिए अब धरती क्या है, वो सूरज के चारों ओर जाती है, तो इस इंसान के लिए तो क्या है, मोशन में है। लेकिन इसी के साथ जैसे आप लाइन में खड़े रहते हैं तो ये क्या है, दोनों एक ही लाइन में खड़े हैं, तो दोनों के लिए क्या हो गया, ये रेस्ट में है, इसलिए हम क्या कहते हैं, रिलेटिव है। रिलेटिव इसलिए कहा जाता है कि वो निर्भर करता है कि सामने वाला कहाँ है। अगर मून में होता तो मोशन में है, लेकिन आपके साथ ही है तो रेस्ट में है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इसमें क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग्स। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ें रेस्ट में हो सकती हैं और कौन सी चीज़ें मोशन में हो सकती हैं, इसके आपको एग्जांपल्स लिखना है। साथ ही में आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है और उसको आपको क्या करना है, मेजर करना है। साथ ही में आप जैसे आपकी पेंसिल होती है या आपकी बॉटल होती है, तो आपको उसका जो डायमीटर है, इसके जब आप चारों तरफ जाएंगे, इसका जो चौड़ाई है वो आपको क्या करना है, नापनी है। थैंक यू।